उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है SSUBT, उसमें जो है उसके 6 अरकान पार्लियामेंट, जो 2/3 अक्सरियत होती है, एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा उन पर। ये शिवसेना में दूसरी मर्तबा बगावत। मगरबी बंगाल में स्टेट इलेक्शंस का अगर जायजा लें, जब TMC से तृणमूल कांग्रेस से रियासत का इख्तिदार गया, तो उसके बाद जब BJP इख्तिदार में आई, जिस तरह के हालात पैदा किए गए, फौरी बाद जिस तरह के हालात पैदा किए गए, वो अरकान पार्लियामान को खौफजदा करने वाले हालात। मैं इब्तदा से ये कहता आया हूँ कि हिंदुस्तान तेजी से 2 पार्टी सिस्टम की तरफ चल रहा है, बढ़ रहा है। BJP क़ियादत में एक एतमाद का बहरान था। उस बहरान को दूर करने के लिए BJP क़ियादत ने दूसरी पार्टियों को तोड़ने का सोचा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंतखाबात के बाद भी दूसरी पार्टियों के अरकान पार्लियामेंट को इन्हराफ करने के लिए राग़िब करना एक सिलसिला जारी है। आइए इस सिलसिले में बात करते हैं जनाब मुशर्रफ खुर्रम साहब से कि ये अरकान पार्लियामेंट में बगावत पैदा करते हुए क्या फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं सियासी तौर पर, ख़ासकर बरसर इख्तिदार BJP के लिए। मुशर्रफ साहब, TMC में आपने देखा इंतखाबात के बाद, जबकि इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन अरकान पार्लियामेंट ने अचानक पार्टी क़यादत से बगावत करते हुए एक अपना अलहदा ग्रुप बनाया। इसके क्या मुज़म्मरात हैं और ये इसके क्या फ़ायदे BJP को हो सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का टारगेट लेकर निकली थी 2024 इंतखाबात से कबल, वो टारगेट तो पूरा नहीं हो पाया, बल्कि इख्तिदार में आने के लिए तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल सेक्युलर की बैसाखी का सहारा लेना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे 2024 के बाद इंतखाबी नताइज रियासतों के आने लगे, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने महसूस किया कि उन्हें किसी न किसी तरीके से ऐवान में सादा अक्सरियत जरूरी है, क्योंकि बल्कि 2/3 अगर तरमीमी दस्तूरी तरामीम के लिए अगर बात करें तो 2/3 अक्सरियत की जरूरत है। क्योंकि बार बार ये देखा जा रहा था कि लोग ये ख्यास कर रहे थे, सियासी माहिरीन खास तौर पर ये कह रहे थे कि कभी कह रहे थे नीतीश कुमार BJP से NDA से बाहर हो जाएंगे, कभी कह रहे थे कि तेलुगु देशम पार्टी NDA से बाहर हो जाएगी। तो BJP क़ियादत में एक एतमाद का बहरान था। उस बहरान को दूर करने के लिए BJP क़ियादत ने दूसरी पार्टियों को तोड़ने का सिलसिला शुरू किया। मैं इब्तदा से ये कहता आया हूँ कि हिंदुस्तान तेजी से 2 पार्टी सिस्टम की तरफ चल रहा है, बढ़ रहा है। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, एक इंडिया अलायंस का ब्लॉक है, एक NDA का ब्लॉक है। NDA का ब्लॉक खुद को मुस्तहकम करने के लिए दूसरी पार्टियों में दरार पैदा करते हुए उनके मुंतखब नुमाइंदों को लेने के अलावा नामजद ओहदों पर जो लोग हैं उन्हें भी अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। मगरबी बंगाल में स्टेट इलेक्शंस का अगर जायजा लें, जब TMC से तृणमूल कांग्रेस से रियासत का इख्तिदार गया, तो उसके बाद जब BJP इख्तिदार में आई, जिस तरह के हालात पैदा किए गए, फौरी बाद जिस तरह के हालात पैदा किए गए हैं, वो अरकान पार्लियामान को खौफजदा करने वाले हालात होंगे। और इस कदर खौफजदा हुए कि 20 अरकान पार्लियामान TMC छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाते हैं, NCPI नामी पार्टी में जाते, नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका कोई वजूद नहीं था, अचानक से उस पार्टी में जाते हैं और वो पार्टी खुल करके NDA की तायीद करती है। इस तरह से NDA का मौक़िफ़ मुस्तहकम हो गया। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है SSUBT, उसमें जो है उसके 6 अरकान पार्लियामेंट, जो 2/3 अक्सरियत होती है, एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा उन पर। ये शिवसेना में दूसरी मर्तबा बगावत है। बल्कि रावत ने ये भी इल्जाम लगाया कि बल्कि शाम तक 15 करोड़ रुपए एक MP को पहुंचा दिए जाएंगे। कल ही ये बात उन्होंने कही थी कि संजय रावत ने कि 15 करोड़ रुपए और महाना 1 करोड़ रुपए में इनकी डील हुई। ये सियासी इल्जाम है, उस पर बहस के बजाय
इसके जो असरात होंगे जी अगर इस तरह एंटी डिफेक्शन लॉस को बरसर इख्तिदार हुकूमत की तरफ से जी सिर्फ अपने इस्तेहकाम या अपने मकासद की तकमील के लिए जी हौसला अफजाई की जाती है तो उसके जो नताइज निकलेंगे आइंदा अवामी मुंतखबा नुमाइंदा अवामी राय के मुताबिक नहीं होगा बल्कि वो अपना रेट तय करेगा कि वो उसे क्या फायदा हासिल होगा। अवाम की नुमाइंदगी से उसे गर्ज नहीं होगी। नहीं, हम यहाँ एक बात खास महसूस करेंगे कि वो देखेंगे कि हल्के के लोगों का यानी वोटर्स का रुझान किधर है, उस पार्टी का टिकट हासिल करेंगे और बाद में फिर इन मुंतखब होने के बाद अपनी मर्जी से किसी भी सियासी जमात का हिस्सा बन सकते हैं। ये चीज तो अब देखिए भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा, टीएमसी को तोड़ा, ये शिवसेना को तोड़ा, अब दूसरी मर्तबा तोड़ रहे हैं। जी अगर हम अब जो इत्तलात चल रही हैं मगरबी बंगाल के नतायज के फौरी बाद ये कहा जा रहा था कि तृणमूल कांग्रेस जो कि कांग्रेस से टूटी हुई सियासी जमात बनी थी वो दोबारा कांग्रेस में मर्ज होने जा रही है। एनसीपी के ताल्लुक से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है महाराष्ट्र की शरद पवार साहब की वो दोबारा कांग्रेस में मर्ज होने जा रही है। इन इत्तलात टीवी के विजय सी जोसेफ जो तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं वो अपनी पार्टी को मर्ज करने जा रहे हैं। इन इत्तलात के दौरान फौरी जिस तरह से बीजेपी ने हरकत में आते हुए टीएमसी को तोड़ दिया, एसएसयूबीटी को तोड़ दिया, आम आदमी पार्टी को तोड़ दिया, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 अरकान को वैसे सब हम यहाँ पे अगर हम ये ना भी माने कि तोड़ दिया कि मतलब अगर नहीं भी ये हम ये कर सकते हैं तो सीधी सीधी बात है कि टूटकर उनके पास जा रहे हैं। नहीं कर सकते हैं, नहीं तोड़ दिया है। उसकी वजह ये है कि ये अरकान पार्लियामेंट अपनी पार्टियों से इस्तीफा देने से पहले जिस तरह की सरगर्मियों में मुलविस रहे हैं, बीजेपी के कायदीन से मुलाकात कर रहे हैं, मुलाकात के दौरान कई मसाइल पर वो ये सब चीज है, लेकिन इसको हम अगर डायरेक्टली दे तो मगर इनडायरेक्टली बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट हम बोल सकते हैं। इसलिए कि हमको ये करना है कि तोड़ दिया अगर हम ये बोलते हैं तो फिर उसके लिए वो लोग ये करेंगे हम साबित करो कि हम किस तरह तोड़ो। वो अगर अब ग्रुप अपना तौर पर टूट जाते हैं, अलग अपनी क़यादत से नाराज होते हैं और हमारे पास आते हैं तो उसमें हमारा क्या कसूर है ये बता सकते हैं। नहीं, ये बीजेपी ये कह सकती है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो लोग टूट करके जा रहे हैं बीजेपी में, उससे ये बिल्कुल ख्यास किया जा सकता है कि इसके पसे पर्दा बीजेपी कारफरमा है, कारफरमा है। बल्कि देखिए बीजेपी का खौफ बिल्कुल असल बात ये है कि ये अरकान पार्लियामेंट अपने एक पार्टी को छोड़कर एक अलहदा ग्रुप बनाने पे क्यों मजबूर हो रहे हैं? बीजेपी खौफजदा कर रही है। देखिए अपोजिशन जमातें इब्तिदा से 2014 से ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी, सीबीआई, एनआईए, ईडी, आईटी ये सब इदारों का मनमानी इस्तेमाल कर रही है और अपोजिशन कायदीन को निशाना बनाया जा रहा है। बल्कि हालिया अरसे में तो एक नया रुझान शुरू हुआ है बुलडोजर का, जो बंगाल में भी आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बंगाल के साबिक़ एमएलए के साथ जो उनके साथ रवैया और जिस अंदाज में पुलिस उनको वो करी है, क्या वो उसमें दस्तूर में पुलिस को इजाजत है कि इस तरह के इंसानी हुकूक को पामाल किया जा रहा है? बिल्कुल। तो इस तरह की जिल्लत आमेजी से जिल्लत का सामना करने से बेहतर ये मुंतखब अवामी नुमाइंदे ये समझ रहे हैं कि वो बीजेपी के पास जाकर पना ले लें तो महफूज हो जाएंगे। यहाँ पर अरकान पार्लिमान हो या अरकान असेंबली जो बीजेपी की तायीद या बीजेपी के खौफ में मुब्तला है, वो दरअसल अगर कोई एक खुली हकीकत ये है कि अगर किसी के पास कोई खामी नहीं है, वो खामियों से मुबर्रा है, उसने कोई धोखाधड़ी नहीं की, उसने कोई रिश्वत नहीं ली, उसने कोई गैर महसूब आमदनी उसके पास आमदनी नहीं है और वो किसी तरह के क्राइम में मुलविस नहीं है, तो वो किसी भी तरह के हालात का मुकाबला कर सकता है। लेकिन जो मुंतखबा नुमाइंदे या फिर अवामी नुमाइंदे या फिर जो कोई है, इनके अपने जो
पस्य पर्दा हरकत है, लूप होल्स है, लूप होल्स हैं। वो लूप होल्स इन्हें मजबूर कर रहे हैं कि बीजेपी से खौफ ज़दा रहे। मोशी साहब, अब हम ये बात है, जब ये सिचुएशन पैदा हो रही है और समझ में भी आ रहा है कि जो लोग हैं उनकी गलतियों को डर के मारे वो लोग इस तरह के इक़दाम करने पे मजबूर है, तो ये सियासी पार्टियों को चाहिए कि आने वाले इंतखाबात में ऐसे उम्मीदवारों का इंतखाब करे जिनका माजी साफ सुथरा हो, ताकि वो खौफजदा ना हो सकें। और अगर उनको डराए भी जाए तो ना उनको ईडी का डर रहे, ना CBIC वगैरह एजेंसी का डर रहे। देखिए, आपका ये ख्याल बहुत अच्छा है, बल्कि हमारा दस्तूर यही कहता है, इलेक्शन कमीशन के खवानीन यही कहते हैं, साफ सुथरे उम्मीदवार मैदान में आए, साफ सुथरे उम्मीदवारों को मैदान में लाया जाए। अगर कोई इंतखाबात में हिस्सा ले रहा है तो उस पर मौजूद मुकदमात का जायजा लिया जाए, किन मुकदमात का, किस तरह के मुकदमात का वो सामना कर रहे हैं। और उम्मीदवारों को के लिए ये लाजमी होता है कि उनके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, कितना खर्च उन्होंने हासिल किया है, कितनी आमदनी उनकी हुई है, कितना टैक्स वो अदा कर रहे हैं, कहीं कोई नल का बिल बाकी है, लाइट का बिल बाकी है, प्रॉपर्टी टैक्स बाकी है, ये सब चीजें उन्हें दर्ज करनी होती है। जो शख्स ये सब पूरी दयानतदारी के साथ करता है वो शख्स इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकता। उसका प्रॉब्लम मैं बताऊं आपको, भारतीय जनता पार्टी ही जिस तरह के इंतखाबात में हिस्सा ले रही है, करोड़ों रुपये इंतखाबी मसारिफ हर पार्टी तक हर पार्टी कर रही है। तो इस तरह जिसकी आमदनी गैर महसूब हो, जिसका कोई हिसाब नहीं, उस तरह का उम्मीदवार अगर आप मैदान में उतारना चाहते हैं तो ऐसा उम्मीदवार जो अपने कारोबार से ताल्लुक रखता है, जिसका अपना कारोबार हो, वो मैदान में आना नहीं चाहता। हाँ, होंगे चंद एक मादूद, वो तो रेयर केसेस है। यूपी में भी एक मुस्लिम MLA साहब हैं जो हमेशा बगैर साइकिल पर जाकर मुंतखब होते हैं। ठीक है, आम आदमी पार्टी के भी कुछ उनकी अपनी मकबूलियत की बिना पर, उनके अपने काम की बिना पर जीतते हैं। उसी तरह आम आदमी पार्टी में भी कुछ ऐसे लीडर्स रह चुके हैं, यकीनन। लेकिन जो फिलहाल हिंदुस्तानी सियासत या इलेक्शनियरिंग का जो सिस्टम बन चुका है, वहां पर जो अकाउंट्स MPs या MLAs इलेक्शन लड़ने के लिए या लड़ते वक्त खर्च किए गए हैं, जो बताते हैं, उससे वो कई 100% ज्यादा, कई गुना ज्यादा खर्च करते हैं। और इन अखराजात पर कंट्रोल के लिए जो मैकेनिज्म बनाया गया है वो इस कदर फुसफुसा मैकेनिज्म है कि कोई भी उन्हें जकड़ नहीं सकता। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक इलेक्शन रैली के लिए खर्च की बात जो डिटेल्स लिखी हुई है इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस में, 5 रुपये का समोसा अगर तकसीम किया जाए तो उसकी कीमत लगाई गई है 5 रुपये। 5 रुपये में आज समोसा कहाँ मिल रहा है बताइए? बिल्कुल। वो हमारे जो पकोड़े तलने वालों जिनके मशवरा दिया था, वो पकोड़े तलने वाले भी 5 रुपये का समोसा नहीं दे सकते। 10 रुपये में बिरयानी कहाँ से आएगी? पुलाव भी नहीं आता। बिरयानी पुलाव का झगड़ा एक अलग झगड़ा है, लेकिन वो भी नहीं आता। सादा मील्स नहीं मिल सकता। तो इस तरह के सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, GHMC के अगर दायरे घर में तो GHMC की तरफ से 5 रुपये का लंच हो सकता है, लेकिन वो लंच इस तरह की रैलियों में पॉसिबल नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो हायर अथॉरिटीज या कमीशन या इलेक्शन कमीशन है या फिर जो ये पैमाना तय करते हैं, वो उसको वाजिबी बनाना चाहिए। नहीं, वो जो कीमतों का पैमाना तय करते हैं, ऐसा लगता है कि वो MPs के लिए कैंटीन में, पार्लियामेंट की कैंटीन में जो रेट कार्ड है, वो रेट कार्ड देख करके तय करते हैं कि एक समोसा 5 रुपए में समोसा मिल जाता होगा बाहर। अब ये सोचते होंगे कि पार्लियामेंट में इतना सस्ता मिल रहा है तो बाहर तो और सस्ता मिल रहा होगा। तो उनकी सोच शायद इस तरह काम करती है, मगर ऐसा नहीं है, हकीकत से सब वाकिफ है। देखिए, ये इंतखाबी मसारिफ जो है, जो MLAs के लिए, MPs के लिए तय किए गए हैं, इनमें अगर 5 गुना इजाफा भी किया जाता है तो वो मौजूदा इंतखाबी मसारिफ को रीच आउट नहीं कर सकते।
तो ऐसी सूरत में अगर आप डिफेक्शंस को रोकना है, आपको सीधे साधे अवाम जो वाकई दर्द रखते हैं अवाम का, उन्हें नुमाइंदा बनाने के लिए मौका फराहम करना है, तो इलेक्शन कमीशन के जो गाइडलाइंस है उन्हें उसे कम से कम 5 गुना इजाफा, इंतखाबी मसारिफ में 5 गुना इजाफा ये भी होना चाहिए। और दूसरी बात डिफेक्शन लॉस में भी बहुत चेंजेस, क्योंकि पहले तरमीम की जरूरत है। बिल्कुल पहले अगर आप देखिए जी, अगर एनडीए के पास 2/3 अक्सरियत हो जाती है जी, तो एनडीए कौन सा फैसला नहीं कर पाएगी? यूसीसी बिल्कुल आसानी से इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है। दस्तूरी तरमीम के जरिए जो है हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करने का फैसला बआसानी हो सकता है। देखिए ये और बात है, एक आम बहस ये चल रही है कि अनडिक्लेयर्ड हिंदू राष्ट्र बन चुका है, वो अलग बात है, ये अलग बात है, लेकिन इसको दस्तूरी जवाब देने के लिए तो ये कानून ला लेंगे, यूसीसी ला लेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को जिस तरह से आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं जी, मैं तो कहता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में अगर यूनिफॉर्मिटी है, तमाम तबकात को एक ही कानून बनाना है, लाना चाह रहे हैं लाइए। आप जो है कई तबकात को उसमें से रियायत दे रहे हैं, निकाल रहे हैं, और कबायलियों को खासकर यूनिफॉर्मिटी कहाँ रही वो? तो आप जो हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी को निशाना बनाने की आप जो कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिशें पूरी हो 2029 से पहले यूसीसी और हिंदू राष्ट्र जैसे फैसलों को यकीनी बनाने, हदबंदी के अभी अगर ये करते हैं, नए हल्कों के इजाफे का सबसे छोटा मसला अगर देखा जाए तो ये असर नौ हदबंदी पार्लिमानी हल्कों की, ये एक मसला हो सकता है। तो ये फैसले करवाने के लिए आप पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़कर उन्हें उकसा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदों को उकसा रहे हैं कि वो अपनी नजरियाती पार्टियों को छोड़कर हमारे साथ आए। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि तृणमूल कांग्रेस के जो 20 अरकान पार्लिमान गए हैं या एनडीए की तायद किए हैं वो एनसीपीआई में ज्वाइन होने के बाद, उसमें आधे से ज्यादा बीजेपी के नजरियात से इख्तलाफ रखते हैं। शिवसेना यूबीटी के नजरियात मुमकिन है किसी हद तक मिलते हों, लेकिन पूरे तरीके से इत्तेफाक करना जरूरी नहीं है। जो शिंदे गुट है महाराष्ट्र का, वो ग्रुप खुद बीजेपी के तमाम आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं करता। आम आदमी पार्टी, जबकि उसका एक स्मार्ट नौजवान एमपी, किसी हीरोइन से शादी हुई है उनकी, चड्ढा राघव चड्ढा। अरे राघव चड्ढा जैसा शख्स जो एयरपोर्ट पे मिलने वाले समोसे की कीमत, सिम कार्ड के रिचार्ज, मोबाइल के रिचार्ज के इजाफी चार्जेस के खिलाफ आवाज उठाने वाला शख्स, जो गरीब की नब्ज जानता है, बिजनेस के उसूल जानता है, वो शख्स बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। और अकेले नहीं ज्वाइन कर रहा है, 7 लोगों को आम आदमी पार्टी के जो नजरियाती एतबार से बीजेपी के खिलाफ तस्वुर किए जा रहे थे। एनसीपी शरद पवार जैसे सियासतदान की पार्टी को छोड़कर, उनका भतीजा वो अभी दुनिया में नहीं रहा, लेकिन छोड़कर एनसीपी को क्लेम कर लिया, एनसीपी उसकी हो गई। इस तरह के सूरत हाल पैदा कर दिया। और इतना ही नहीं है, बल्कि एनसीपी, टीएमसी, शिवसेना, यूबीटी, ये सियासी जमातों के, अगर हम तेलंगाना में देखेंगे तो बीआरएस में से भी कविता ने एक अलग पार्टी बना के, तो आप अवामी राय को तकसीम करते हुए, अवामी वोट को तकसीम करते हुए इख्तिदार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उसके बावजूद अगर आपको इख्तिदार हासिल नहीं होता है, तो आप मुंतखबा अवामी नुमाइंदों को जो खर्च करके आए हैं उससे ज्यादा कीमत देकर खरीदने लगे। नाज़रीन, इस मौजू पर हम गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नए मौजू के साथ। अस्सलाम वालेकुम।